हे एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे प्रीवियस एफएफ को प्यार देने के लिए और आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और अपने आइडियाज़ मुझसे शेयर करते रहिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करें हमारा वन शॉट एफएफ आई वांट योर एम्ब्रेस। स्टोरी शुरू होती है एक काली अंधेरी रात में, जहाँ पर एक पर्सन एक सुनसान गली में एक अंधेरी जगह पर खड़ा है। नहीं, वो खड़ा नहीं है, वो छिपा है। उसके हाथ में 1 साल का बेबी है जिसे उसने अपने चेस्ट से चिपकाए हुए है। तभी उसे बहुत सारे तेज़ कदमों की आवाज़ आती है। वो उस बेबी को और भी ज़्यादा सिक्योरली होल्ड कर लेता है। कदमों की आवाज़ तेज़ आते जा रही थी। वो पर्सन अपनी आंखें बंद कर लेता है। जो लोग उस ओमेगा को पकड़ रहे थे वो उस ओमेगा से आगे निकल जाते हैं। वो ओमेगा एक गहरी सांस लेता है और धीरे से उस अंधेरी जगह से बाहर निकलने लगता है। वो थोड़ी दूर चला ही जाता है कि उसके हाथ में जो बेबी है वो थोड़ी सी आवाज़ कर देता है और जो लोग इस ओमेगा को पकड़ रहे थे वो पीछे पलट कर देखते हैं और एक इंसान कहता है, वो रहा, पकड़ो उसे। वो ओमेगा उस बेबी को टाइटली पकड़कर तेज़ी से भागने लगता है। सड़क पूरी सुनसान है। रात के 2 बज रहे हैं। वो ओमेगा बहुत थका हुआ है, फिर भी वो नहीं रुक रहा। वो तेज़ी से भागे जा रहा है। बस जो लोग उसका पीछा कर रहे हैं वो कोई आवारा लोग नहीं हैं जो गलियों में घूमा करते हैं। ये किसी रिच पर्सन के गार्ड्स नज़र आते हैं जो इस ओमेगा को पकड़ना चाहते हैं। और वो ओमेगा इन लोगों से बचकर बेतहाशा सड़क पर दौड़े जा रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर उन लोगों को देख रहा है जो उसका पीछा कर रहे हैं और इसी चक्कर में वो अपने सामने ध्यान ही नहीं देता कि वो वहाँ कोई खड़ा है। वो उस शख्स से जाकर टकराता है। वो अपने बेबी के साथ नीचे गिरता कि उससे पहले वो अल्फ़ा उस ओमेगा को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और अपने दूसरे हाथ में उस बेबी को ले लेता है और अपने चेस्ट से लगा लेता है। वो ओमेगा उस अल्फ़ा की चेस्ट में तेज़ सांसें ले रहा था। इस झड़प में वो बेबी डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उस ओमेगा की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। वो अब थक चुका था। वो खड़े भी नहीं हो पा रहा था। वो अपनी हैवी ब्रीदिंग के साथ अपना सर ऊपर करके उस अल्फ़ा को देखता है और उस अल्फ़ा को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी आंखें बंद करने से पहले बस एक ही सेंटेंस कहता है, वुशियान सेव मी। और अल्फ़ा मतलब वुशियान के चेस्ट में ही बेहोश हो जाता है। विवुशियान पहले उस ओमेगा को देखता है और उसे टाइटली होल्ड कर लेता है। फिर उसका ध्यान उस बेबी पर जाता है। वो बेबी मोटा चबी सा था और उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू और उसकी नोज़ रेड हो चुकी थी। कोई उस बच्चे को देखे तो अपनी नज़रें ही ना हटा पाए। बड़ी बड़ी आइस और पूरी तरह गोलू मोलू सा बच्चा है जो वुशियान की गोद में है और उस ओमेगा की ओर अपना हाथ बढ़ाकर ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। वुशियान अपनी नज़रों को एक साइड करता है। तभी एक अल्फ़ा वुशियान के पास आ जाता है। उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वुशियान कहता है, शुयांग, बेबी को पकड़ो और गार्ड से कहो कि गाड़ी निकाले। शुयांग कहता है, ओके बॉस, और आगे बढ़कर बेबी को गोद में ले लेता है और एक और इशारा करते हुए गार्ड से कहता है कि गाड़ी निकालो। ये लोग एक क्लब के सामने हैं। विवुशिया यहाँ पर एक मीटिंग के सिलसिले में आया था। थोड़ी देर में गार्ड पार्किंग से गाड़ी लेकर आ जाता है। दूसरा गार्ड जाकर कार का गेट ओपन करता है। वुशियान उस ओमेगा को, जिसे वो होल्ड किए हुए है, ब्राइडल स्टाइल कैरी करके गाड़ी के अंदर बैक सीट पर लेटा देता है। शुयांग, जो कि उस बेबी को घुमा रहा था कि वो शांत हो जाए, वुशियान को देखकर सोचता है, क्या बॉस इस ओमेगा को जानते हैं? वुशियान कार से बाहर आता है और शुयांग की ओर बढ़ता है। वुशियान उस बेबी को देखता है जो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। वो अपने हाथ आगे करके उस बेबी को गोद में ले लेता है और मन में सोचता है,
बेबी बेबी बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। और फिर उस बेबी के सिर को अपने शोल्डर पर रख लेता है और उसके सर को पैट करने लगता है। वो बेबी वुशियान के फ्रेग्रेंस को इनहेल करके थोड़ा थोड़ा शांत होने लगता है। अब वुशियान की नज़र उन गार्ड्स पर जाती है। वो गार्ड्स कब से यहाँ खड़े होकर यह सब देख रहे हैं, क्योंकि जो शख्स उनके सामने है उनकी हिम्मत नहीं है उस शख्स से उलझने की। लेकिन अगर वो उस ओमेगा को साथ लेकर नहीं गए तो उनकी उनकी नौकरी जाएगी। वुशियान उन गार्ड्स को देखता है, फिर अपनी नज़रें शुयांग की ओर करता है। शुयांग आगे बढ़ता है और कहता है, किसके गार्ड्स हो तुम लोग, और इस ओमेगा का पीछा क्यों कर रहे हो? सभी गार्ड्स एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनमें से एक गार्ड, जिसे पता है कि जवाब देना होगा वरना वो इस ओमेगा को यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे, कहता है, देखिए, इस ओमेगा को हमारे बॉस कब से ढूंढ रहे थे। ये ओमेगा अब जाकर हमारे बॉस के हाथ लगा है। प्लीज़ आप लोग इस ओमेगा को हमें वापस कर दीजिए, हमें इसे बॉस के पास ले जाना है। वुशन सब कुछ सुन रहा था। वो उन गार्ड्स की ओर पलटता है और कोल्ड टोन में कहता है, कौन है तुम्हारा बॉस? ये आवाज़ सुनकर वो एक कदम पीछे चले जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, जिन कॉरपोरेशन के ओनर जिन गुआनशान। ये सुनकर वुशन की आंखें छोटी हो जाती है। वो पूछता है, क्यों चाहते हैं वो ये ओमेगा? गार्ड्स कहते हैं, सर, हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, बस हमें जो ऑर्डर मिला है हम उसे पूरा कर रहे हैं। वुशन कहता है, ठीक है, तो फिर तुम लोग वापस जा सकते हो। गार्ड्स कहते हैं, लेकिन सर, वो ओमेगा। वुशन कहता है, वो ओमेगा तुम्हें नहीं मिलेगा, अब जाओ। गार्ड्स कहते हैं, सर, अगर हम उस ओमेगा को नहीं ले गए तो हमारी नौकरी चली जाएगी। वुशन उनकी ओर देखता है और कहता है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम जान से जाओगे। जाकर कह दो तुम्हारे बॉस जिन गुआनशान से इस ओमेगा के बारे में बात करनी है तो वुशन से करें, अब जाओ। गार्ड्स अपनी जान का सुनकर ही वहाँ से चले जाते हैं। वो एक नौकरी के लिए अपनी जान नहीं गंवाना चाहते। वुशन उस बेबी को देखता है जो उसकी गोद में सो चुका है। वुशन अब अपनी कार की ओर बढ़ने लगता है। वो बैक सीट का डोर ओपन करता है और अंदर बैठकर उस ओमेगा का सर अपनी लैप पर रख लेता है और एक हाथ से बेबी को पकड़कर दूसरे हाथ से अपने कोट को उतारने लगता है। वो उस कोट से उस बेबी को अपने चेस्ट में छिपाकर कवर कर लेता है। शुयांग कार में आकर बैठ जाता है और कार आगे बढ़ने लगती है। कार एक बहुत बड़े मैंशन के सामने रुकती है, जिसके एक बड़े से गेट के पास नेम प्लेट पर लिखा हुआ था, वे मैंशन। गेट में जो गार्ड था वो गेट ओपन करता है और कार अंदर चली जाती है। मैंसन के डोर के आगे कार रुकती है। शुयांग जल्दी से कार से बाहर आता है और विभूषण के पास का गेट ओपन करता है। विभूषण कहता है, शुयांग, बेबी को अच्छे से पकड़ो, उसकी नींद ना खुले। शुयांग कहता है, जी बॉस, और आगे बढ़कर बेबी को अपनी गोद में ले लेता है और भूषण के कोट से उसे कवर कर लेता है। सोते हुए वो बेबी बहुत ही क्यूट लग रहा था। शुयांग तो बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी भूषण उस ओमेगा को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके कार से बाहर आता है और मैंशन की ओर बढ़ जाता है। शुयांग भी उसके पीछे जाने लगता है। शुयांग देखता है कि बॉस उस ओमेगा को अपने रूम की ओर ले जा रहे हैं। वो सोचता है, क्या बॉस इन्हें जानते हैं? भूषण अपने रूम का डोर ओपन करके उस ओमेगा को अंदर ले आता है। शुयांग वहीं डोर के पास रुक जाता है। भूषण उस ओमेगा को बेड पर लेटाता है और पीछे पलटता है तो देखता है कि शुयांग वहीं खड़ा है। वो कहता है, शुयांग, अंदर ले आओ बेबी को। शुयांग अंदर आ जाता है। भूषण उस बेबी को गोद में लेता है और उस ओमेगा के साइड में सुला देता है। भूषण शुयांग को देखता है और कहता है, डॉक्टर को बुलाओ। शुयांग कहता है, जी बॉस, और वहाँ से चला जाता है। भूषण थोड़ी देर उन दोनों को देखता है, उस ओमेगा को और उस बेबी को। उसकी आंखों में कुछ अलग ही एक्सप्रेशन थे। वो फिर वहाँ से फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी वहाँ आ जाते हैं। भूषण भी बाहर आ गया था। शुयांग डॉक्टर को रूम में लाता है। भूषण जो कुछ काम कर रहा था डॉक्टर को देखता है तो अपना काम बंद कर देता है और बेड के पास आकर खड़ा हो जाता है। भूषण कहता है, वैन किंग, जल्दी से इन्हें चेक करो
और बताओ क्या सब ठीक है। वनकिंग जो एक ओमेगा डॉक्टर है वो बेड बेड के पास आती है तो देखती है कि वहाँ कोई ओमेगा और साथ में बेबी भी है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये लोग कौन हैं। वो वुशियान की ओर देखती है और कहती है, वुशियान ये ओमेगा कौन है। वुशियान बिना एक्सप्रेशन के कहता है, वनकिंग सवाल मत करो, जो करने को कहा है वो करो। वनकिंग कुछ नहीं कहती क्योंकि वुशियान से उसे कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि वो रूड है, वो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता और बिना हेजिटेशन के जो मन में आता है बोल देता है। लेकिन वनकिंग क्यूरियस थी कि ये ओमेगा है कौन। वो तो इस ओमेगा को नहीं जानती। वो स्कूल टाइम से वुशियान को जानती है। उसने कभी किसी ओमेगा में इंटरेस्ट नहीं लिया और कॉलेज में भी क्या 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 ये क्या वुशियान कॉलेज से इस ओमेगा को जानता है। लेकिन कॉलेज में तो मैंने इस ओमेगा को नहीं देखा। क्या क्या वुशियान की ब्रांच से कोई है ये। वनकिंग इन्हीं सोचों में थी कि वुशियान की कोल्ड वॉइस आती है, वनकिंग तुम चेक कर रही हो या नहीं। वनकिंग होश में आती है और कहती है, हाँ 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 वुशियान मैं कर रही हूँ। वनकिंग फिर उस ओमेगा को अच्छे से चेक करने लगती है। चेक करने के बाद वो वुशियान को देखती है और कहती है, सिर्फ स्ट्रेस या थकान की वजह से बेहोश है और कोई बड़ी बात नहीं। वुशियान कहता है, बेबी को भी चेक करो। वनकिंग बेबी को भी अच्छे से चेक करती है और कहती है, बेबी बिल्कुल ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं। वुशियान हाँ में सर हिलाता है और कहता है, थैंक यू, अब तुम जा सकती हो। वनकिंग वुशियान की ओर देखती है और सोचती है, वुशियान कभी उसे रोकने को नहीं कहता। वनकिंग फिर थोड़ी हेजिटेशन से कहती है, वुशियान। वुशियान उसकी ओर देखता है। वनकिंग कहती है, कल मेरा एक सेमिनार है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे। वुशियान कहता है, सॉरी वनकिंग, मुझे काम है, मैं नहीं जा पाऊँगा, तुम अपने भाई के साथ वहाँ चली जाना। वनकिंग वनकिंग कुछ नहीं कहती और वुशियान के रूम से चली जाती है। वो लोग स्कूल टाइम से साथ है। वो वुशियान और उसका भाई वैनिंग। वनकिंग और वैनिंग चाहते हैं वो हमेशा जैसे जैसे साथ रह रहे हैं आगे भी ऐसे ही साथ रहें। इसलिए वनकिंग, यहाँ तक कि वैनिंग भी वुशियान से उसकी बहन से शादी के बारे में कई बार कहा, लेकिन वुशियान ने सीधे मना कर दिया। वो किसी से शादी नहीं करना चाहता। लेकिन अब वुशियान किसी ओमेगा को घर ले आया है। क्या रिलेशन होगा वुशियान का इस ओमेगा से। वनकिंग बस यही सोचते सोचते वे मेंशन से चली जाती है। शुयांग जो कि वहीं था वुशियान के रूम में, वो कहता है, बॉस कल तो ज़्यादा कोई काम नहीं है, आप चाहे तो मिस वैन के साथ जा सकते हैं, बाकी मैं संभाल लूँगा। वुशियान शुयांग को कोड नज़रों से देखता है और शुयांग समझ गया उसने गलत कह दिया। शुयांग वुशियान को सॉरी बॉस और गुड नाइट कहकर वहाँ से निकल जाता है। वुशियान की नज़र अब उस बच्चे पर जाती है जो बहुत ही क्यूटली पाउट बनाकर सोया हुआ है। वुशियान उसके पास जाता है और उसके चीक्स को धीरे से पुल करता है और कहता है, तुम बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह दिखते हो और उतने ही खूबसूरत भी हो। वुशियान उस बेबी के फॉरहेड पर किस करता है और उसे देखते हुए वहीं पर सो जाता है। सुबह वुशियान की नींद एक स्ट्रेंज फीलिंग से खुलती है। उसे लगता है कि कुछ वाइट उसके चीक्स पर है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो बेबी बेड पर बैठा हुआ उसके गालों को लिक कर रहा है और शक कर रहा है। उसका पूरा सलाइवा वुशियान के चीक्स पर लगा हुआ है। उसने अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से वुशियान के फेस को पकड़ा हुआ है और उसे लिक किए जा रहा है। वुशियान को समझ नहीं आ रहा कि वो इस फीलिंग को कैसे डिस्क्राइब करे। ये बहुत ही हार्ट वार्मिंग फीलिंग है। उसे उस बच्चे पर बहुत प्यार आता है। वुशियान उसे पकड़कर उसके चेस्ट पर बैठा लेता है और वो बेबी जिसको शक कर रहा था उसे उसकी एब्सेंस में अपनी बड़ी आंखें करके वुशियान को देखने लगता है। वुशियान सोचता है, क्या उसने कुछ गलत कर दिया। फिर उसे पता चल ही जाता है कि हाँ उसने गलत कर दिया, क्योंकि वो बेबी रोने के बहुत ही करीब है। बिल्कुल मूड में ही आ चुका है कि वो रोने जा रहा है। वुशियान अपने साइड में देखता है उसकी मम्मा की नींद ना खोले, इसलिए वुशियान बेबी के रोने से पहले ही बेबी को गोद में उठाता है और बालकनी की ओर बढ़ जाता है। वो बेबी बालकनी के पास पहुंचकर अपने रोने वाले मुंह को नॉर्मल कर लेता है और अपनी बड़ी आंखों से टुकुर हर जगह को देखने लगता है।
वुशन उस बेबी की हरकतों को ही देख रहा था। कितना कितना ड्रामेबाज है ये। अभी अभी मुंह बना रहा था और अभी बिल्कुल शांत है। वुशन उसे इधर उधर घुमाने लगता है और यहाँ रूम पर उस ओमेगा की आंखें धीरे धीरे खोलने लगती है। वो अपनी आंखें खोलकर पहले तो इस जगह को देखता है। ये जगह बिल्कुल अनजान है उसके लिए। फिर उसे अपने बेबी का ख्याल आता है। वो इधर उधर देखता है, उसका उसका बेबी कहाँ है। वो ये देखकर घबरा जाता है कि वो उसका बेबी कहीं नहीं है यहाँ पर। वो उसे आवाज़ लगाने लगता है। वो बेड से उठता है और युवान युवान कहकर चिल्लाने लगता है। हुसैन जो कि बेबी के साथ था, वो ये आवाज़ सुनकर रूम के अंदर आता है। उस ओमेगा की नज़र जब वुशान पर पड़ती है, वो वहीं अपनी जगह पर थम जाता है। फिर उसे रात की बात याद आती है। वो वुशान को देख रहा था। वुशान भी उसे ही देख रहा था। वो ओमेगा वुशान को देखते देखते किन्हीं सोचों में खो जाता है। अब यहाँ से हम अपना फ्लैशबैक शुरू करेंगे और देखेंगे कि दोनों कैसे मिले थे। ओके, हम देखते हैं एक मेंशन का सीन जहाँ पर 3 लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी वहाँ पर जो ओल्ड मैन बैठा हुआ है, वो देखता है कि लान वांगजी सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। वो अंकल को रहने जो कहते हैं, वांगजी आकर ब्रेकफास्ट कर लो। लान वांगजी उनकी ओर बढ़ने वाला ही होता है कि डाइनिंग टेबल पर बैठा एक ओमेगा स्पून अपनी प्लेट पर जोर से पटकता है और कहता है, ऐसा कौन सा काम किया है इसने जो आप इसे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट कर रहे हैं। आपको पता है ना इसने क्या किया है। इसने मेरे फादर के कॉलेज से किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र ले लिया है। आपको पता है मेरे फादर इस बात से कितना नाराज़ हैं, उन्हें कितना बुरा लगा है। बजाय इस बात की कि ये जाकर उनसे माफ़ी मांगे, आप इससे ब्रेकफास्ट के लिए पूछ रहे हैं। अंकल, आपको नहीं लगता कि इस बार इसने बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया है। वो ओमेगा कोई और नहीं, वो मेंग्याओ है जो कई सालों से लान सिचन का ओमेगा है। मेंग्याओ अपने साइड में देखता है उसके अल्फा को, जिसका ध्यान इन सब बातों से दूर अपने फ़ोन पर है। उसे घर पर क्या हो रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे तो बस अपने बिजनेस की पड़ी है। वो बस यही सोचता रहता है कि किस तरह से वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए। लेकिन वो नहीं जानता कि वो चाहे कितना ही मेहनत कर ले, लेकिन उसके आगे ना बढ़ने के पीछे उसके ओमेगा का ही हाथ है और वो इस बात से बिल्कुल अनजान है। उसका ओमेगा जो कि जिन फैमिली से है, जो चाइना की सेकंड नंबर 1 कंपनीज में है, सेकंड कंपनीज में आता है। फर्स्ट में वैंस हैं और तीसरे पर लांस हैं। मेंग्याओ अपने फादर जिन ग्वानशान के पालतू कुत्ते की तरह है, जो भी कहेगा वो वही करेगा। लांस के आगे ना बढ़ने का कारण भी मेंग्याओ ही है और उसके पीछे उसके फादर का इंटेंशन। उसके फादर नहीं चाहते कि लांस उनसे आगे बढ़े, इसलिए उसने मेंग्याओ की शादी लान सिचन से करा दी, जो लान सिचन को काबू करता है। जब से मेंग्याओ लान फैमिली में आया है, कुछ भी ठीक नहीं है। वो हमेशा लान वांगजी को टारगेट करता है, लेकिन ये वो खुद की मर्जी से नहीं करता। ये वो अपने बाप जिन क्वानशान के कहने पर करता है, क्योंकि जिन क्वानशान किसी भी हालत में लान वांगजी को पाना चाहता है। इसके लिए उसने क्या क्या नहीं किया। जब लान वांगजी की जॉब लगी तो उसने उसका ट्रांसफ़र अपने फादर के कॉलेज में करा दिया, जहाँ पर जिन क्वानशान कभी भी आ जा सकता था और लान वांगजी का रास्ता रोककर उसे परेशान करता, अपनी डिस्गस्टिंग नज़रों से उसे देखता। इतने सालों से लान वांगजी के लिए जो भी रिश्ते आए, मेंग्याओ ने उन्हें बिना किसी की भनक लगे भगा दिया और सभी को ये बताता फिरता है कि लान वांगजी अनलकी है, उसकी शादी नहीं हो रही, ताकि आखिर में मजबूर होकर लान वांगजी के पास कोई ऑप्शन ही ना हो उसके फादर से शादी करने के अलावा। लेकिन लांस जिनके इन घटिया इरादों से बिल्कुल अनजान है। लान सिचन अपनी ऑफिस के काम में इतना इंडल्ज हो गए हैं कि उन्हें अपने ओमेगा की हरकतों के बारे में खबर ही नहीं है और ना ही उन्हें अपने अंकल और भाई की चिंता है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आगे जाकर वो बहुत पछताने वाले हैं। ने ओमेगा और फादर इन लॉ पर अंधा विश्वास करके और मेंग्याओ को उसकी फैमिली के मामलों में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करने देने पर मेंग्याओ लान वांगजी को चैन से नहीं जीने देता, जो वो आज भी यही कर रहा है, वो भी अपने बाप के कहने पर, क्योंकि लान वांगजी उसके कॉलेज से जो चला गया है, अब जिन क्वानशान उसे देखेगा कैसे, उसे परेशान कैसे करेगा। इसलिए जिन क्वानशान ने मेंग्याओ को इस बात के लिए सुनाया और मेंग्याओ इन सभी को सुना रहा है।
वो कहता है, शिचन तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारे भाई ने क्या किया है? उसने उसने फादर के कॉलेज को छोड़ दिया है और दूसरे कॉलेज में जा रहा है। तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? वैसे भी तुम्हें पता है हमारे ऑफिस में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है और तुम्हारे भाई ने मेरे फादर को ऑफेंड कर दिया और हम अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। वैसे भी ये कब से इस घर में है? 30 साल का ओमेगा हो गया है। ना तो इसकी शादी हो रही है और ना ही ये हमारी बात मानता है। बस हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने को तैयार रहता है। लामसुचन अपनी नज़रों को वांगजी की ओर करते हैं और कहते हैं, वांगजी तुमने कॉलेज ट्रांसफ़र क्यों ले लिया है? लान वांगजी कहता है, मैं उस कॉलेज में काम नहीं करना चाहता। लामसुचन कहते हैं, मैं कुछ नहीं सुन रहा वांगजी, वापस जिन कॉलेज में काम करना शुरू कर दो। यह सुनकर मेंग्याओ एक विनिंग वाली स्माइल करता है। तभी लान वांगजी आज पहली बार अपने भाई को मना करते हुए कहता है, आई एम सॉरी भाई, मैं उस कॉलेज में नहीं जाऊंगा और अगर आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं इस घर से भी चला जाता हूँ। मेंग्याओ की ये सुनकर मुठ्ठियाँ कस जाती है। तभी लानकुरेन ऊंची आवाज़ में कहते हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा। वांगजी तुम जिन कॉलेज नहीं जाना चाहते वो तुम्हारी मर्जी है, कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। अब आकर नाश्ता कर लो। लान वांगजी कहता है, अंकल मुझे लेट हो रहा है, मैं कॉलेज में जाकर ब्रेकफास्ट कर लूँगा और वहाँ से निकल जाता है। और लानकुरेन मेंग्याओ को एक नज़र देखते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। जब से ये इंसान इस घर में आया है उनका घर बिखरने लगा है। लामसुचन जो अपने भाई को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करता था वो आज उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। वो क्या कर सकते हैं? उनकी गलती है जो उन्होंने इस ओमेगा से उसके नेफ्यू की शादी कराई। और मेंग्याओ बस गुस्से से लाल हो रहा था। वो अपने रूम में जाता है और अपने फादर को कॉल करता है। दूसरी तरफ से उसके फादर कहते हैं, क्या हुआ, तुमने मना लिया सभी को लान वांगजी को वापस कॉलेज लाने के लिए? मेंग्याओ हेजिटेट करते हुए कहता है, सॉरी फादर, वो नहीं माना। सिचैन ने उसे वापस ज्वाइन करने को कहा तो लानकुरेन ने उसे रोक दिया। जिनगोनशान गुस्से से कहता है, तुम बेवकूफ़ किसी भी काम के नहीं हो। एक काम तुमसे सही से नहीं होता। इतने साल हो रहे हैं, क्या तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए? किसी भी काम के नहीं हो तुम। यह कहकर जिनगोनशान फ़ोन कट कर देता है और मेंग्याओ गुस्से से अपना सारा सामान इधर उधर करने लगता है। वो कितना भी कुछ कर ले उसके फादर कभी उससे इम्प्रेस नहीं होते और वो बेवकूफ़ उसके चक्कर में अपनी इस फैमिली को बर्बाद कर रहा है। अब हम एक कॉलेज को देखते हैं जहाँ पर लान वांगजी अपनी कार को पार्क करता है और कॉलेज के अंदर चला जाता है। वो प्रिंसिपल ऑफिस जाता है और प्रिंसिपल से मिलता है। लान वांगजी को एक लान होते हुए भी कोई नहीं जानता और ना ही लान वांगजी किसी को यह बताता है कि वो लान फैमिली से बिलोंग करता है। लामसुचन ने मेंग्याओ के कहने पर लान वांगजी की आइडेंटिटी छिपा कर रखी है। लोग बस यही जानते हैं कि लानकुरेन का एक अल्फा और एक ओमेगा नेफ्यू है। लोगों ने लामसुचन के बारे में सुना भी है और उन्हें देखा भी है, लेकिन उन्होंने लान वांगजी के बारे में कुछ भी नहीं सुना और ना ही देखा है। इसमें भी जिन्स की एक साजिश या लालच है। जिनगोनशान को लान वांगजी किसी भी हालत में चाहिए, लेकिन उसका नाम खराब भी नहीं होना चाहिए। दुनिया की नज़र में वो एक परफेक्ट बिजनेसमैन है, लेकिन कोई नहीं जानता उसके काले कारनामों और ओमेगास के लिए जो उसके दिल में लस्ट भरी है उसके बारे में। इसीलिए उसने कभी भी लान वांगजी का फेस सामने नहीं आने दिया। मेंग्याओ के थ्रू उसने कभी किसी को नहीं पता चलने दिया कि लान वांगजी ही लान फैमिली का ओमेगा है। इसलिए लान वांगजी अपने नाम के आगे लान भी नहीं लगा सकता। अब हम एक क्लासरूम का सीन देखते हैं जो है बिजनेस ब्रांच की क्लास। सभी स्टूडेंट अपनी बातों में लगे हैं, कोई फ़ोन चला रहा है तो कोई पढ़ रहा है। तभी क्लास में प्रिंसिपल की एंट्री होती है और सभी खड़े हो जाते हैं। सभी प्रिंसिपल को ग्रीट करते हैं। प्रिंसिपल उन्हें बैठने का इशारा करते हैं। प्रिंसिपल कहना शुरू करते हैं, स्टूडेंट आज हमारे कॉलेज में एक न्यू प्रोफेसर ज्वाइन कर रहे हैं जो आपका बिजनेस एनालिटिक्स का क्लास लिया करेंगे। प्रिंसिपल डोर की ओर देखते हैं और कहते हैं, मिस्टर वांगजी कम इन। सभी स्टूडेंट डोर की तरफ देखने लगते हैं और वो स्टूडेंट भी देखने लगता है जो कब से अपने सिर को डेस्क पर रखे हुए अपनी आंखें बंद किए हुए था। तभी अंदर लान वांगजी अपने हाथ में एक बुक और अपने स्पेक्स को ठीक करते हुए एंटर करता है। सभी लोग लान वांगजी को देख रहे थे। ये शख्स वाकई खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात यह एक ओमेगा है। लान वांगजी क्लास के अंदर आकर
वो करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है। हेलो स्टूडेंट, मैं वांग जी, आपकी क्लास के बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोफेसर। सभी खड़े होकर लानवांग जी को वेलकम प्रोफेसर करके ग्रीट करते हैं। लानवांग जी उन्हें बस एक नोट करता है और एक स्टूडेंट बस लानवांग जी के फेस के फीचर्स को ही ऑब्जर्व कर रहा था। प्रिंसिपल लानवांग जी को क्लास लेने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लानवांग जी सभी स्टूडेंट की ओर देखता है, तभी उसकी नज़र एक स्टूडेंट से मिलती है जो बहुत पहले से ही उसे देख रहा है। लानवांग जी को वो स्टूडेंट बाकी से थोड़ा अजीब लगता है। वो एक ब्लैक हुडी वेयर किए हुए है, आंखें कोल्ड है, हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं है। तभी उसे बाकी स्टूडेंट की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ ओमेगास हैं जो कहते हैं, प्रोफेसर आप बहुत खूबसूरत है, आपकी एज क्या है? लानवांग जी एक स्माइल करता है और बुक ओपन करते हुए कहता है, तुम लोग गैस करो क्या एज होगी मेरी। सभी लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे थे, लेकिन कोई भी 26 से आगे नहीं बढ़ रहा था। लानवांग जी सोच रहा था, क्या मैं अपनी एज के बराबर नहीं लगता? लानवांग जी कहता है, अच्छा सभी शांत हो जाओ, सभी लोग गलत हैं, मेरी एज 30 ईयर है। ये सुनकर सभी का मुंह खुल गया था। 30 ईयर? एक स्टूडेंट कहता है, प्रोफेसर आप बिल्कुल भी नहीं लगते 30 ईयर जैसे। लानवांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, मेरे बारे में तो हो गया, अब अपने बारे में बताओ। सभी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन और एज बताने लगते हैं। यहाँ पर कोई भी 20 साल से ज़्यादा का नहीं था। आखिरी बारी आती है उस स्टूडेंट की जो सबसे आखिरी में बैठा लानवांग जी को ही देख रहा था। लानवांग जी उसे देखता है और कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो अल्फा अपनी जगह पर खड़ा होता है और एक कोल्ड टोन में कहता है, वी वुशियान, एज 20 ईयर। लानवांग जी कहता है, बस इतना ही? और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? वी वुशियान अपनी ठंडी निगाहों को लानवांग जी की ओर करता है और कहता है, कोई नहीं। लानवांग जी ये सुनकर शांत हो जाता है। वो आगे और कुछ नहीं कहता और वुशियान को बैठने को कहता है। लानवांग जी को ये बॉय कुछ अजीब लग रहा था। वो इसको इग्नोर करता है और अपना पढ़ाना शुरू कर देता है। उनकी क्लास ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। सभी क्लास के बाहर जाने लगते हैं। वुशियान भी क्लास से बाहर चला जाता है। तभी लानवांग जी कुछ स्टूडेंट्स को रोकता है। स्टूडेंट कहते हैं, जी प्रोफेसर। लानवांग जी कहता है, वो लड़का जो अभी गया, जिसका नाम विवुशियान है, वो क्या ऐसे ही रहता है शांत? एक स्टूडेंट दरवाजे के बाहर झांकता है और देखता है कि विवुशियान गया है कि नहीं। जब वो श्योर हो जाता है कि विवुशियान चला गया, तब वो प्रोफेसर की ओर मुड़ता है और कहता है, हाँ प्रोफेसर, वो विवुशियान हमेशा शांत बैठे रहता है, या तो डेस्क पर अपना सर रख कर सोया रहता है। वो किसी से भी बात नहीं करता, सिर्फ एक इंसान से जो इस कॉलेज के मेडिकल ब्रांच की लड़की है। हमने बस उसके साथ ही उसे बात करते देखा है और किसी के साथ भी नहीं। अगर कोई इससे बात करता है तो या तो इग्नोर कर देता है या वहाँ से उठकर ही चला जाता है। एग्ज़ाम में पास भी वो लो मार्क्स से ही होता है। लानवांग जी कहता है, क्या सचमुच उसकी कोई फैमिली भी नहीं है? स्टूडेंट कहते हैं, हाँ ये बात तो सही है, उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। पहले उसकी फैमिली थी, लेकिन सभी की मौत हो गई। लानवांग जी कहता है, ठीक है, अब तुम रुक जाओ। वो स्टूडेंट वहाँ से चले जाता है। लानवांग जी को उसके बारे में सुनकर बुरा लगा। कॉलेज एंड हो गया था, सभी अपने अपने घर जाने लगे थे। लानवांग जी भी अपने घर के लिए निकल रहा था। तभी उसकी नज़र वुशियान पर पड़ी, जो कि कॉलेज के पीछे की तरफ जा रहा था। पता नहीं क्यों और कैसे लानवांग जी के कदम उस ओर बढ़ गए। वहाँ जाकर उसने देखा कि वुशियान किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। बात करने के बाद उसने अपने पॉकेट से कुछ निकाला। थोड़ी देर बाद लानवांग जी को पता चला कि वो स्मोकिंग कर रहा है। लानवांग जी ने कहा, वी वुशियान। वुशियान पीछे पलट कर देखता है। लानवांग जी वुशियान के पास आता है और वुशियान उसकी आंखों में ही देख रहा था। लानवांग जी कहता है, वुशियान ये क्या कर रहे हो? स्मोकिंग करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वुशियान कुछ नहीं कहता, बस उस जल रही सिगरेट को अपने फिंगर से पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है और वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। लानवांग जी ये देखकर शॉक था। उसने कुछ भी नहीं कहा और सिगरेट भी फेंक दी। लानवांग जी अपना सर शेक करता है और वहाँ से चला जाता है। वुशियान एक दीवार के पीछे से बाहर आता है और जाते हुए लानवांग जी को देखता है और अपने हाथ में जो सिगरेट का बॉक्स था उसे अपनी मुट्ठी में दबाकर डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे वहीं फेंक कर चला जाता है।
वुशियन अपने घर आता है जहाँ वो रेंट पर रह रहा है। वहाँ आकर वो सीधे एक रूम में घुस जाता है। वो एक वो एक चेयर में जाकर बैठ जाता है जिसके सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है। वो किसी को कॉल करता है। जब फ़ोन पिक होता है तो वो कहता है, क्या कुछ पता चला, कब आने वाला है वो? दूसरी तरफ से एक लेडी की वॉइस आती है जो कहती है कि अभी कुछ भी पता नहीं है उसका, ना ही उसके आने का कोई प्लान है, क्योंकि उसका बाप नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए और उसके बिजनेस में कोई गड़बड़ी करे, उसकी उन हरकतों की वजह से जो वो उसे चाइना नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि उसके बाप को उसकी रेपुटेशन बहुत प्यारी है। रोशन कहता है, अच्छा तो ठीक है। इंसान कभी अपनी फितरत से बाज नहीं आता। उसका बाप उसे यहाँ नहीं बुला रहा, लेकिन वो यहाँ ज़रूर आएगा। उसका लालच उसे यहाँ ज़रूर लेके आएगा और उसे लालच मैं दूंगा। देखते हैं वो कैसे नहीं आता है। दूसरी तरफ से वो लेडी कहती है, तुम क्या करने का सोच रहे हो वुशान? वुशान कहता है, वो तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं, और फ़ोन कट कर देता है। वुशान अपने अपने लैपटॉप पर कुछ करने लगता है और उसे वो मिल जाता है जो उसके काम आने वाला है। वो किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से कोई पर्सन कहता है, हेलो कौन? वुशान कहता है, मिस्टर लियान, क्या आप ही हैं? वो पर्सन कहता है, हाँ मैं ही हूँ। वुशान कहता है, ओहो, क्या क्या कर रहे हैं आप? क्या आपके काले कारनामों के बारे में किसी को खबर है कि आप अभी अपने क्लब के प्राइवेट रूम में किस चीज़ की मीटिंग कर रहे हैं? मिस्टर लियान ये सुनकर फ्रीज हो जाता है और घबराते हुए कहता है, कौन बोल रहा है? और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? वुशान एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे नहीं पता कैसी बातें कर रहे हैं आप। मुझे तो ये भी पता है कि आपके लैब में जो लेडी बैठी है वो आपकी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ आज आप अपनी रातें गुजारने वाले हैं। सही कहा ना मैंने? मिस्टर लियान काउच पर से खड़ा हो जाता है और वो ओमेगा जो उसकी लैब में थी वो गिरते गिरते बचती है। वो गुस्से से कहती है, क्या कर रहे हो तुम? मिस्टर लियान उसे चुप रहने का इशारा करता है। वुशान कहता है, मिस्टर लियान संभल कर, अगर उसे चोट लग गई तो आपका आज का प्लान तो कैंसिल हो जाएगा। मिस्टर लियान कहता है, ये सब तुम कैसे देख सकते हो, और क्या क्या यहाँ पर कोई कैमरा है? वुशान कहता है, मिस्टर लियान, मैं आपको क्या, मैं सभी को देख सकता हूँ। आपकी वाइफ जो कि किटी पार्टीज में बिजी है, और आपकी बेटी जो बेसुध होकर क्लब में ड्रिंक करके अल्फाज के साथ नाच रही है, और आपका लाडला बेटा किसी ओमेगा के साथ मेकआउट में बिजी है। आपकी आपकी पूरी फैमिली ही ऐसी है क्या? क्या खैर, मुझे उससे क्या। तो चलिए काम की बात करते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ के अपनी बेस्ट फ्रेंड और हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता चले, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपके काले कारनामों के सभी जो मेरे पास है मैं क्राइम ब्रांच के ऑफिसर तक पहुंचा दूं कि कैसे आप ओमेगास की स्मगलिंग करते हैं और आपके क्लब्स के अंदर कैसे गैर कानूनी कारनामे होते हैं। मैं तो अपने सामने देख रहा हूँ कैसे एक शिप चाइना से निकलने वाला है जिसमें ओमेगास हैं जिन्हें आपने सेल किया है। मिस्टर लियान पसीना पसीना हो जाता है। वो अपनी घबराती हुई वॉइस में कहता है, क्या चाहते हो तुम? वुशन कहता है, अब आए ना आप पॉइंट पर, तो मेरे लिए एक काम करना होगा। मिस्टर लियान कहते हैं, कौन सा काम? वुशन कहता है, काम यह है कि वेंचाओ को चाइना में लाओ कैसे भी करके। वैसे भी मैं जानता हूँ तुम्हारे उसके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। कुछ भी करो, ओमेगा का लालच दो या फिर ड्रग का, कुछ भी करो, पर उसे चाइना में लेके आओ। समझे या नहीं? मिस्टर लियान कहता है, मैं ज़रूर कर दूंगा। मैं उसे चाइना में बुलवा दूंगा, बस तुम किसी को कुछ नहीं कहना। मेरी पत्नी को ना ही सीबीआई को कुछ कहना। वुशान कहता है, मैं ज़रूर ऐसा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम काम होने के बाद ये भूल जाओगे कि तुम्हारी और मेरी कोई बात हुई थी। मिस्टर लियान कहता है, जी बिल्कुल, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा किसी से भी। मैं किसी को नहीं बताऊँगा जो सारी बातें हुई हैं। वुशन कहता है, ठीक है, आज रात का वक्त है तुम्हारे पास। कल दोपहर में तुम्हें कॉल करूँगा और काम हो जाना चाहिए। मिस्टर लियान कहता है, जी मैं काम कर दूँगा। वुशन एक स्मिक करता है और फ़ोन कट कर देता है और अपने लैपटॉप को बंद करके रूम से बाहर चला जाता है। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, कॉलेज का। वुशन की नज़र लानवांगजी पर थी जो पढ़ा रहा था। सभी ये देखकर शॉक थे कि वुशन का ध्यान पहली बार टीचर के पढ़ाने पर है। ऐसे ही लंच टाइम हो जाता है। सभी
सभी कैंटीन की ओर निकल जाते हैं। वुशियान वहीं बैठा रहता है और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। लानवांगजी नोटिस करता है कि सभी चले गए लेकिन वुशियान नहीं गया। वो कहता है, वुशियान। वुशियान लानजन की ओर देखता है। लानवांगजी कहता है, क्या क्या तुम नहीं जा रहे कैंटीन? वुशियान कुछ नहीं कहता। लानवांगजी अपने बैग से एक टिफ़िन बॉक्स निकालता है और जाकर वुशियान के डेस्क पर रख देता है और वहाँ से चले जाता है। वुशियान उस बॉक्स को देखता है, फिर उसे ओपन करता है तो उसमें उसमें स्पाइसी नूडल्स थे। वुशियान चॉपस्टिक को लेता है जो लानवांगजी रख कर गया है और नूडल्स को खाने लगता है। और लानवांगजी जो विंडो से ये सब देख रहा था, वो एक स्माइल करता है। जब से लानवांगजी को पता चला है कि वुशियान का कोई भी नहीं है और ना ही वो कैंटीन में जाता है और ना ही टिफ़िन लेके आता है, मतलब वो खाने पर ध्यान नहीं देता। और कल तो लानजान ने देखा कि कैसे वुशियान स्मोकिंग कर रहा था, इसीलिए वो आज वुशियान के लिए फूड लेकर आया था। लानवांगजी वहाँ से चला जाता है। वुशियान आज कॉलेज से जल्दी ही निकल जाता है। उसे अपना काम जो करना है, जिसका वो वेट कर रहा था, वो अपने घर आकर सीधे रूम में घुस जाता है और वापस मिस्टर लियान को कॉल करता है। मिस्टर लियान कॉल पिक करता है। वुशियान कहता है, क्या क्या आपने काम कर दिया? मिस्टर लियान कहता है, हाँ हाँ, वो बेंचाओ 2 दिन में यहाँ पर आने वाला है। वुशियान कहता है, क्या क्या उसने आने का कोई टाइम बताया? मिस्टर लियान कहता है, हाँ, वो रात को 10 बजे की फ़्लाइट से यहाँ पर आएगा। वुशियान कहता है, ठीक है मिस्टर लियान, अब आगे अपना मुंह बंद रखिएगा, वरना मुझे नहीं पता मैं आपके साथ क्या करूँगा। मिस्टर लियान कहता है, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। वुशियान फ़ोन कट कर देता है और एक और बार किसी को कॉल करता है। वैनकिंग, क्या क्या वैन रोहन को वेंचाओ यहाँ आने वाला है, इसकी कोई खबर है? वैनकिंग कहती है, क्या क्या वो यहाँ आने वाला है? वैन रोहन को नहीं पता, उसे लगता है उसका बेटा अभी अब्रॉड में ही है। वुशियान कहता है, मतलब वो अपने बाप को बिना बताए यहाँ पर आ रहा है, यह तो और भी अच्छी बात है। वनकिंग कहती है, वुशियान केयरफुल रहना। वुशियान कहता है, ठीक है। वुशियान चेयर पर बैठ जाता है और एक लंबी सांस लेता है। फाइनली वो होगा जो मैं चाहता हूँ। ऐसी मौत दूंगा तुम्हें, मरने के बाद भी याद रखोगे। अब हम रात का सीन देखते हैं। लानवांगजी जो कि अपनी कार के बाहर खड़ा है और अपनी कार को देख रहा है जो कि स्टार्ट ही नहीं हो रही है, और ये एरिया थोड़ा सुनसान है। यहाँ पर हेल्प के लिए भी कोई नज़र नहीं आ रहा। तभी उसे अपने पीछे से किसी की आवाज़ आती है, प्रोफेसर। लानवांगजी पीछे पलटता है तो वहाँ वुशियान अपने हाथ में कुछ ग्रॉसरीज के सामान के साथ खड़ा है। वुशियान लानवांगजी से कहता है, प्रोफेसर, आप इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हैं? लानवांगजी कहता है, वो मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और यहाँ पर कोई मैकेनिक्स भी नहीं मिलेगा। वुशियान कहता है, मैकेनिक्स यहाँ पर सुबह 9 बजे के बाद ही मिलेंगे। लानवांगजी कहता है, क्या यहाँ पर कोई केब नहीं मिलेगी? वुशियान लानजान को थोड़ी देर देखता है। लानवांगजी को वुशियान का बिहेवियर बहुत अजीब लगता है, सस्पिशियस टाइप का। वुशियान कहता है, मेरे साथ मेरे घर चलिए, यहाँ से थोड़ी दूर पर है। लानवांगजी कहता है, नहीं, मैं केब बुक करके चला जाऊँगा। वुशियान कहता है, मैंने कहा मेरे साथ चलिए। लानवांगजी को थोड़ा डर लगता है। वुशियान आगे बढ़ गया। लानवांगजी को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, वो जाए या नहीं, लेकिन वो वुशियान के पीछे चल नहीं लगता है। लानवांगजी देख रहा था ये एरिया बहुत ही सुनसान है, वुशियान यहाँ क्यों रहता होगा। चलते चलते वो लोग एक छोटे से घर के सामने रुकते हैं। वुशियान डोर ओपन करता है और लानवांगजी को देखकर अंदर जाने का इशारा करता है। लानवांगजी को डर लग रहा है लेकिन वो चला जाता है। वुशियान भी अंदर आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। लानवांगजी इससे पीछे पलटकर वुशियान को देखता है। वुशियान लानवांगजी को देखता है और उसे क्रॉस करके किचन की ओर बढ़ जाता है। वुशियान फूड प्रिपेयर करते करते कहता है, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे थे? लानवांगजी कहता है, आज कॉलेज का काम ज़्यादा हो गया था तो मैं लेट हो गया, फिर गाड़ी भी इसी वक्त ख़राब हो गई। वुशियान कहता है, अब से दोबारा आपको लेट हो तो इस गली से मत आइएगा। लानवांगजी कहता है, ऐसा क्यों? वुशियान लानवांगजी की ओर देखता है और कहता है, क्या आपने ये एरिया नहीं देखा जो कि शहर से बाहर है? यहाँ पर इंसान के रूप में जानवर घुमा करते हैं। यहाँ पर कोई क्राइम भी हो जाए तो पुलिस को खबर ना लगे, और इस तरह रात में वो भी इस एरिया में आपका आना सही नहीं है, और ख़ासकर किसी से लिफ्ट लेना तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए
अच्छा होगा कि आप रात के वक्त इस रास्ते पर ना आएं, और आए भी तो किसी किसी स्ट्रेंजर पर भरोसा ना करें। लालवांगजी ये सब बातें सुनकर शॉक था। उसे नहीं पता था कि वो गलत रास्ते से जाता है। लालवांगजी कहता है, थैंक यू भूषण, मेरी हेल्प करने के लिए। भूषण कुछ नहीं कहता। लालवांगजी कहता है, वैसे तुम इतनी रात में कहाँ से आ रहे थे? भूषण कहता है, मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब से आ रहा था। लालवांगजी कहता है, अच्छा। भूषण फूड प्रिपेयर करके टेबल पर लगाता है। लालवांगजी की ओर देखकर कहता है, प्रोफेसर खाना खा लीजिए। लालवांगजी कहता है, और तुम? भूषण कहता है, मैं बाद में खाऊंगा। लालवांगजी कहता है, मेरे साथ ही खा लो, बाद में क्यों खाओगे? भूषण लालवांगजी की ओर देखता है और कुछ नहीं कहता और चुपचाप चेयर पर आकर बैठ जाता है। दोनों बैठकर खाना खाते हैं। लालवांगजी को भूषण के हाथ का खाना अच्छा लगा, उतना बुरा भी नहीं है। खाने के बाद भूषण लालवांगजी से कहता है, प्रोफेसर आप इस रूम में सो जाइए, मैं बाहर हॉल में काउच पर सोऊंगा। लालवांगजी कहता है, नहीं भूषण, मैं काउच पर सो सकता हूँ। भूषण कहता है, मैंने कहा आप अंदर मेरे रूम में जाकर सोइए। लालवांगजी चुप हो जाता है। पता नहीं भूषण की कोल्ड वॉइस से वो इतना डर क्यों जाता है, वो कुछ कह ही नहीं पाता। भूषण रूम से अपना लैपटॉप और कुछ ज़रूरी सामान ले आता है और लालवांगजी रूम के अंदर चला जाता है। दोनों ही सो जाते हैं। दूसरे दिन भूषण लालवांगजी की कार को रिपेयर करवा देता है और लालवांगजी यहाँ से ही कॉलेज चला जाता है। भूषण भी कॉलेज चला गया था। आज लालवांगजी जल्दी ही अपने घर चला जाता है। वो देर नहीं करता और भूषण भी अपने घर आ जाता है। वो अपने बेड पर लेटे लेटे ये सोच रहा था कि आज का दिन और कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वो फिर अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है। फ़ोन पर कुछ बात करने के बाद वो फ़ोन साइड पर रखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब हम दूसरे दिन देखते हैं। लालवांगजी ने देखा कि भूषण आज कॉलेज नहीं आया है। उसने आज उसके लिए फ़ूड लाया था, लेकिन वो तो आया ही नहीं। अब कॉलेज ख़त्म होने के बाद लालवांगजी घर को निकलने वाला था, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। वो भूषण को देखने के लिए चला गया उसके घर, और साथ में वो जो भूषण के लिए लाया था वो भी वहीं रख लिया। वो उसी एरिया में आ गया था। वो बिल्कुल सुनसान था। तभी उसकी नज़र एक जगह पर गई। उसने गाड़ी वहीं रोक दी। उसने मन में सोचा, क्या वो भूषण है? लेकिन वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है? क्या मैं देखूं? लालवांगजी कार से निकलता है और भूषण के पीछे जाने लगता है। उसने देखा कि भूषण बहुत ही सुनसान इलाके पर जा रहा है। वो भी उसका पीछा करता है। तभी उसने देखा भूषण एक जगह पर रुक गया है। लालवांगजी भी चुपचाप सामने की ओर देखने लगता है। तभी उसने देखा एक कार इसी ओर आ रही है। उसने भूषण की ओर देखा तो भूषण ने अपने पॉकेट से एक गन निकाली और सीधे कार के टायर पर मार दी। वो गाड़ी 2 बार पलटी और एक दीवार से जाकर टकरा गई। लालवांगजी ने ये नज़ारा देखा तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया। भूषण आगे की ओर बढ़ने लगा, उस कार की ओर। लालवांगजी भी डरते डरते आगे बढ़ने लगा। वो देखना चाहता है कि भूषण क्या करने जा रहा है। उसने देखा भूषण ने कार का बैक डोर ओपन किया और वहाँ से किसी इंसान को उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए कहीं ले जाने लगा। लालवांगजी ने देखा कि भूषण ने उसे एक अंधेरी जगह पर एक अबंडन प्लेस पर ले गया है। लालवांगजी भी आगे बढ़ा। उसने उस घर की खिड़की से देखा तो भूषण ने ऑलरेडी इंजर्ड पर्सन जो कि उसके सामने खड़ा है उस पर उसकी गन की सारी गोलियां चला दी। लालवांगजी ने पलटकर अपने सीने में हाथ रख लिया। वो पूरा पसीने से तरबतर हो गया था और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसने वापस पलटकर खिड़की से देखा तो वहाँ पर भूषण नहीं था। तभी उसने अपने पीछे से सुना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लालवांगजी बिल्कुल स्टिफ हो गया। वो धीरे से पीछे पलटता है तो भूषण उसके सामने था। लालवांगजी एक कदम पीछे चला जाता है। भूषण उसके करीब आता है और कहता है, मैंने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लालवांगजी घबराते हुए कहता है, भूषण वो तुमने ऐसा क्यों किया? भूषण अपना हाथ जोर से दीवार पर मारता है और कहता है, मैंने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लालवांगजी भूषण से इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। वो गिरने वाला होता है कि भूषण उसे पकड़ लेता है। भूषण लालवांगजी को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से वापस जाने लगता है। वो एक बार पलटकर वेंचर को देखता है जो लाइफलेस ज़मीन पर पड़ा है और एक स्मिक करता है और वहाँ से चला जाता है। अब
वेंचो यहाँ पर कैसे आया ये जानते हैं। वुशियान ने मिस्टर लियान से वेंचाओ के साथ इस जगह पर ओमेगा की डील करने को कहा था, इसलिए वेंचाओ इस जगह पर आया था। और वुशियान ये प्लान तो वुशियान का था। वुशियान थोड़ा आगे चलकर लानवांगजी की गाड़ी वुशियान को दिखने लगती है। वो लानवांगजी को गाड़ी की बैक सीट पर लेटाता है और खुद सामने आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र उसके साइड में जाती है, जो वो उस बॉक्स पर जाती है। वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें उसके लिए फूड था। ये वो समझ गया था। वो पलटकर लानवांगजी की ओर देखता है और उस खाने को खाने लगता है। खाने के बाद वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि पुलिस को खबर दो कि इस इलाके में एक मर्डर हुआ है। अब हम दूसरे दिन का देखते हैं। लानवांगजी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है, लेकिन वो यहाँ कैसे। तभी उसकी आंखों में रात के सारे सीन्स घूमने लगते हैं कि कैसे वुशियान ने उस इंसान को मारा। लानवांगजी जल्दी से बेड से उठता है और बाहर की ओर जाने लगता है। तभी एक नर्स उसके पास आती है और कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं। लानवांगजी कहता है, मुझे यहाँ कौन लाया था। वो नर्स कहती है, एक लड़का आपको यहाँ पर लेके आया था उसका, और उसने ये गाड़ी की चाबी आपको देने को कहा था। लानवांगजी गाड़ी की चाबी लेता है और अपने घर की ओर निकल जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो देखता है अंकल टीवी पर कुछ देख रहे हैं, वो भी बहुत गौर से देख रहे हैं। वो सामने जाकर देखता है तो शॉक हो जाता है। ये उसी मर्डर की खबर चल रही थी और यह वही जगह थी जहाँ पर लानवांगजी गया था। लेकिन एक और खबर जो लानवांगजी को हिलाने के लिए काफ़ी थी, वो ये थी कि जिसका खून हुआ है वो वैन रोहान का दूसरा बेटा वेंचाओ था। लेकिन मर्डर के बारे में किसी को कोई खबर नहीं, ना ही कोई सुराग मिले हैं। लानवांगजी उसी सोफे पर बैठ जाता है। लानवांगजी इसी शौक से नहीं उबर पाया था कि वुशियान ने किसी को मारा, लेकिन उसने वेंचाओ को मारा, ये दूसरा बड़ा शौक था। वो थोड़ी देर बाद चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। वो आज पूरा दिन रूम से बाहर नहीं निकलता। उसके दिमाग में वही सारे सवाल गूंज रहे थे कि एक 20 साल के लड़के ने किसी को मारा है। वो दूसरे दिन तैयार होकर कॉलेज जाता है, लेकिन वुशियान आज नहीं आया। और लानवांगजी उस हादसे से इतना डर गया कि वो आज वुशियान के घर भी नहीं गया। और इधर वुशियान अपने लैपटॉप के सामने वेंस को देख रहा था, जो और कहता है, देखो वैन रोहान, कैसे रो रहे हो तुम अपने बच्चे के लिए, लेकिन अपने इन आंसुओं को आगे के लिए भी बचा कर रखना। आगे तुम्हें और भी कुछ सुनने को मिलने वाला है। बहुत घमंड है ना तुम्हें इन पैसों का और नंबर 1 बिजनेसमैन होने का। बहुत जल्द तुम्हारे हाथ से ये सब कुछ जाने वाला है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वुशियान कॉलेज नहीं आता। तीसरे दिन एक और शॉकिंग न्यूज़ सामने आती है कि वैंस फैमिली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वैन रोहान के दूसरे बेटे वेंशु की कार एक्सीडेंट की वजह से खाई में गिरने से मौत हो चुकी है। और वैन रोहान इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक आया है, जो अभी हॉस्पिटल में है। और इसी बीच वेंस की इस हालत को देखकर वैन कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर थे, उन्होंने अपने शेयर वापस ले लिए हैं। वैन कंपनी कुछ ही दिनों में बैंकरप्ट हो जाएगी। लानवांगजी बस बुद्ध बन गया था ये देखकर। 6 दिनों के अंदर वुशियान ने वैन फैमिली का नामो निशान मिटा दिया, वो भी इतनी सफाई से। इस खबर से बहुत से लोग खुश हुए, जैसे कि जिन्स, क्योंकि उनका नंबर अब पहला हो गया था कंपनी में, टॉप कंपनी में। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बिजनेस वर्ल्ड में अब कोई और एंटर होने वाला है। और यहाँ वुशियान को देखते हैं, जो कि हॉल में नीचे ज़मीन पर दीवार के सहारे बैठा हुआ है। उसके आसपास शराब की बोतलें पड़ी हुई है। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई है। उसके एक हाथ में शराब की बोतल है तो दूसरे हाथ में एक तस्वीर है जिसे वो देख रहा है, और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। तभी उसे डोर पर नॉक सुनाई देता है। वो लड़खड़ाते हुए अपनी जगह से उठता है और जाकर डोर ओपन करता है। वो जब सर ऊपर करके देखता है तो वहाँ पर लानवांगजी खड़ा हुआ था। वुशियान उसे देखता है तो कहता है, प्रोफेसर आप यहाँ। लानवांगजी घर के अंदर आ जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वुशियान कन्फ्यूजिंगली उसकी ओर देखता है। लानवांगजी सीधे एक ही सवाल पूछता है, क्यों किया तुमने वेंस के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे पता है वेंस के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारा ही हाथ है। मुझे बताओ क्या वजह थी जो तुमने वेंस के साथ ऐसा किया, उसके बेटों को मारा और उसकी कंपनी बैंकरप्ट करवा दी।
ऊशियान एक मॉकिंग स्माइल करते हुए कहता है, क्यों? आप पूछ रहे हैं क्यों क्यों किया मैंने? हाँ हाँ, मैं ही हूँ उनकी बर्बादी के पीछे। मेरा मेरा ही हाथ है। मेरा बस चलता तो उन्हें उन्हें चील कौवों को खिला देता। इतनी भयानक मौत देता उन्हें। लानवांगजी ऊशियान के पास आता है और उसकी कॉलर से उसको पकड़ते हुए कहता है, मैंने पूछा क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ मुझे। ऊशियान झटके से लानवांगजी से दूर होते हुए कहता है, क्या जानना है आपको? यही कि मैंने उन लोगों को क्यों मारा? क्योंकि वो दोनों यही डिजर्व करते थे। उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। उन परिंदों को जीने का कोई भी हक नहीं है। उन लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे जीने की वजह मुझसे छीन ली। आपको क्या लगता है कि मैं पहले से ही ऐसा हूँ? नहीं, मैं पहले ऐसा नहीं था। मैं अपनी फैमिली का सबसे हंसमुख बच्चा था। हमेशा मस्ती करना, लोगों को परेशान करना, इस तरह का पर्सन था मैं। लेकिन मेरे घर में मेरी माँ और बाबा रहा करते थे। तभी एक दिन बाबा एक बच्ची को हमारे घर लेके आए। माँ बाबा ने कहा कि वो मेरी बहन है, छोटी बहन। 10 साल का था मैं उस वक्त जब वो 5 साल की छोटी सी बहन मेरी ज़िंदगी में आई थी। मैं पहले से ही अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश था, लेकिन जब मेरी बहन मेरे घर में आई तो हमारी खुशियाँ दुगनी हो गई। पता नहीं कब वो मेरी दुनिया बन गई। लेकिन एक दिन हमें पता चला कि हमारे माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए। बस मैं और मेरी बहन ही रह गए थे। मैं उस वक्त 15 साल का था और मेरी बहन 10 साल की। मेरी बहन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। छोटी उम्र से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया अपनी बहन को खुशी भरी ज़िंदगी देने के लिए। मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना चाहता। मैं अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जाता, उसे घर लेके आता। लेकिन एक दिन मुझे लेट हो गया। मैं जब 18 साल का था और मेरी बहन उस वक्त 13 साल की थी। जब मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरी बहन स्कूल के टेरेस से गिर गई है और बच नहीं पाई। जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मैं जल्दी से अपनी बहन को देखने पहुंचा। जब मैंने अपनी बहन को देखा तो उसकी आंखें बंद थी। जब मेरी नज़र उसके हाथ में पड़ी तो उसके हाथ में उंगलियों के निशान थे। मेरा मन नहीं मान रहा था कि मेरी बहन स्कूल के टेरेस से गिर सकती है, क्योंकि वो हमेशा स्कूल के गेट के सामने मेरा इंतज़ार करती थी। वो यहाँ पर कैसे आ सकती थी? जब मैंने इसके बारे में और पता किया तो मुझे पता चला कि वेन चाओ और उसका भाई वेंसु की नज़र मेरी बहन पर स्कूल के सामने पड़ चुकी थी। और उसने उनसे बचने के लिए मेरी बहन स्कूल के टेरेस पर पहुंच गई। लेकिन वो लोग वहाँ भी उसके पीछे आ गए। उनसे 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 अपने आप को बचाने के चक्कर में मेरी बहन उस बिल्डिंग से गिर गई और हमेशा के लिए मुझे छोड़ गई। मैं उसे बचा नहीं पाया। जब मैंने इनके खिलाफ एक्शन लिया तो इनके बाप ने इन्हें बचाने के लिए हर काम किया। उन्हें इस देश से बाहर भेज दिया और उसने मुझसे कहा कि पैसे लेकर इस बात को यही ख़त्म कर दो। पैसा पैसा क्या मेरी बहन को वापस ला देगा ये पैसा? उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था। बहुत घमंड है इन पैसों का, इन लोगों को। एक दिन इस पैसे के लिए तरसाया नहीं तो मेरा नाम भी विवुशियान नहीं। और देखो, मैंने वो कर दिया। लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही है। किस बात के लिए खुश हूँ मैं कि इनको मारने से क्या मेरी बहन वापस आ जाएगी? नहीं, वो वापस नहीं आएगी ना, क्योंकि लोग हमारी छोटी सी ज़िंदगी को इस तरह तबाह करने आ जाते हैं। क्या मिला उन्हें मेरी बहन, मेरा इकलौता जीने का सहारा मुझसे छीन कर? क्या मिला? वुशियान यह कहते कहते रोते हुए अपने घुटनों पर आ जाता है और लानवांगजी वो यह घटना सुनकर बिल्कुल जम गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने नहीं सोचा था कि वुशियान की ज़िंदगी इस तरह से गुजरी है। उसकी फैमिली, उसकी बहन उससे इस तरह छीनी गई है। क्या कसूर था उस बच्ची का? वो धीमे धीमे कदमों से वुशियान के पास पहुंचा और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। वुशियान ने उसकी ओर देखा। लानवांगजी आगे बढ़ा और वुशियान को अपने सीने से लगा लिया। वुशियान अब बेतहासा रोने लगा। अपना जितना भी दर्द है उसके अंदर भरा पड़ा है उसे रोकर बाहर करने लगा। दोनों ही ज़मीन पर बैठ गए। लानवांगजी ने वुशियान को हक किए हुए है और वुशियान सिसकते हुए कहता है, क्या मैंने उनके साथ गलत किया था? मेरी बहन को कातिलों को मारकर मैंने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मेरा बस चलेगा तो मैं उन्हें दोबारा मारूंगा। लानवांगजी कहता है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया वुशियान, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया।
तुमने बस उन्हें उनके गुनाहों की सजा दी है। ऊशन कहता है लेकिन उन्हें मारकर मुझे कोई भी खुशी नहीं मिल रही है। मेरी बहन तो जा चुकी है, मुझे इस क्रूअल वर्ल्ड में अकेला छोड़कर वो जा चुकी है। लनवांगजी उसके सर को सहलाते हुए कहता है, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे पास। वुशन अपना सर ऊपर करके लनवांगजी को देखता है। लनवांगजी भी वुशन को देखता है। वुशन लनवांगजी के करीब बढ़ने लगता है और लनवांगजी के लिप्स की ओर झुकने लगता है। लनवांगजी उसके सीने पर हाथ रखता है और कहता है, वुशन अभी तुम ड्रंक हो, अब तुम्हें सोना चाहिए। लनवांगजी उठ जाता है और वुशन को भी उठाता है। वो वुशन को उसके कमरे के अंदर ले जाता है और उसे बेड पर लिटाने जा रहा होता है कि वुशन उसका हाथ पकड़ लेता है। लनवांगजी उसकी ओर देखता है। वुशन लनवांगजी के पास आने लगता है। वो लनवांगजी को कमर से पकड़कर अपने करीब करता है और उसके नेक पर अपना फेस रब करने लगता है। लनवांगजी वुशन को दूर करने की कोशिश करते हुए कहता है, वुशन तुम ड्रंक हो, तुम्हें सुबह कुछ भी याद नहीं रहेगा। वुशन उसकी नेक में मम्बल करते हुए कहता है, मुझे आपकी ज़रूरत है प्रोफेसर, मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ आई नीड यू। लनवांगजी के हाथ जो वुशन को रोक रहे थे वहीं रुक जाते हैं। वुशन लनवांगजी को लेकर बेड पर गिर जाता है। लनवांगजी वुशन को नहीं रोकता, कुछ भी करने से नहीं रोकता। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने वुशन को नहीं रोका और ना ही रोकना चाहता था। सुबह लनवांगजी की नींद खुली तो वो अपने साइड में देखता है वुशन को, जो दोनों ही नेकेड है, बस एक ब्लैंकेट उनके ऊपर है। लनवांगजी वुशन को देखता है और सोचता है, तुम ड्रंक थे, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा तो, लेकिन तब भी मुझे इसका रिग्रेट नहीं रहेगा जो कल हुआ। वो झुककर वुशन के फोrehead पर किस करता है। जब वुशन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो बेड पर है और वो भी फुली ड्रेसअप है। वो अपने सिर को पकड़ लेता है और रात की बातों को याद करने लगता है। वो याद करता है कि प्रोफेसर घर आए थे, लेकिन उनसे क्या बात हुई वो कुछ भी याद नहीं आ रहा है उसे। वो जल्दी से उठता है और फ्रेश होने चला जाता है। वो लनवांगजी से मिलकर जानना चाहता था कि कल क्या बात हुई थी। वुशन जल्दी से कॉलेज पहुंचता है। लनवांगजी भी क्लास में आता है। वो वुशन की और एक नज़र करके देखता है और फिर अपने पढ़ाने पर ध्यान लगाने लगता है। वुशन बस क्लास ख़त्म होने का वेट कर रहा है, उसे प्रोफेसर से बात करनी है। क्लास ख़त्म होने के बाद वुशन लनवांगजी के पास आता है और कहता है, प्रोफेसर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लनवांगजी कहता है, हाँ कहो वुशन। वुशन कहता है, कल क्या हुआ था प्रोफेसर। लनवांगजी वुशन की ओर देखता है और कहता है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। वुशन ना में अपना सर हिलाता है। लनवांगजी कहता है, मेरे साथ चलो। लनवांगजी वुशन को एक खाली जगह पर ले आता है और कहता है, कल तुमने मुझे वेंस को डिस्ट्रॉय करने का कारण बताया और तुम्हारी बहन के बारे में बताया। इस पर वुशन शॉकिंगली लनवांगजी की ओर देखता है और अपना सर नीचे कर लेता है। लनवांगजी कहता है, टेंशन मत लो, मैं किसी को भी कुछ नहीं कहने वाला। मैं इस बात को यही बोल जाऊंगा कि तुमने मुझे कुछ बताया था। वुशन कुछ नहीं कहता, अपना सर नीचे ही करे रखता है। लनवांगजी उसके शोल्डर पर अपने हैंड्स को रखता है। वुशन उसकी ओर देखता है। लनवांगजी कहता है, अब तुम मेरी एक बात मानोगे। वुशन कहता है, कौन सी बात प्रोफेसर। लनवांगजी कहता है कि पहले प्रॉमिस करो कि तुम वो करोगे जो मैं कहूँगा। वुशन कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। लनवांगजी कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम बिजनेस वर्ल्ड में रूल करो, ताकि कोई भी दूसरा वेन रोहान और उसके बेटों जैसा पैदा ना हो, जिन्हें इंसानियत की पहचान ना हो। क्या तुम कर पाओगे। वुशन कहता है, अब बस 1 साल दीजिए मुझे, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा सब कुछ। लनवांगजी स्माइल करता है और वहाँ से जाने लगता है। वुशन कहता है, प्रोफेसर आप मेरी हर सक्सेस में मेरे साथ रहेंगे ना। लनवांगजी कहता है, मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम बस ये याद रखना कि मैं तुम्हारे पास ना होकर भी तुम्हारे पास हूँ। यह कहकर लनवांगजी वहाँ से चला गया। वो अपने आँखों के आंसू को बहने देता है और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर लनवांगजी के सामने वुशन बेबी को लेकर खड़ा है और लनवांगजी की आंखों में आंसू है। वुशन ने जो लनवांगजी से प्रॉमिस किया था वो
वो उसे पूरी तरह निभाया। 1 साल में ही वो चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन बन गया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन एक वुशियान ही है जो बहुत कुछ सच से अनजान है। बेबी के गिगल की आवाज़ से दोनों होश में आते हैं। वो बेबी वुशियान की गोद से लानवांगजी की ओर अपने हाथ को बढ़ा रहा था। वुशियान आगे बढ़ता है और बेबी को लानवांगजी की ओर पास कर देता है। लानवांगजी उस बेबी को अपनी गोद में ले लेता है। वुशियान लानवांगजी को देख रहा था और लानवांगजी भी वुशियान को ही देख रहा था, और वो बेबी लानवांगजी की चेस्ट में अपना फेस रब कर रहा है और इरिटेट हो रहा है, जैसे जैसे उसे वो नहीं मिल रहा जो वो चाहता है। वुशियान ने बेबी को देखा और उसकी हरकतों से ही समझ गया वो क्या कर रहा है और उसे क्या चाहिए। वो बेबी भूखा है। वुशियान लानवांगजी की ओर देखता है और कहता है, प्रोफेसर, वो आपके कपड़े और बेबी के क्लॉथ्स भी मैंने मंगवा लिए हैं। आप फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाइए, और आप मुझे बता सकते हैं कि बेबी के लिए कुछ बनाना है या नहीं। लानवांगजी कहता है, नहीं, वो बेबी के लिए कुछ भी नहीं बनाना, वो बस मिल्क फीड करता है। वुशियान कहता है, ठीक है, फिर आप आ जाइए। लानवांगजी हाँ में सर हिलाता है और वुशियान वहाँ से चला जाता है, अपने क्लोथ्स को लेकर दूसरे रूम में चला जाता है। लानवांगजी बेबी को फीड कराता है और उसे लेकर वॉशरूम में जाता है। दोनों बात लेकर बाहर आते हैं। लानवांगजी उस बेबी को तैयार करता है और दोनों ही नीचे जाने को रेडी थे। लानवांगजी बेबी को लेकर हॉल की ओर बढ़ गया। वुशियान हॉल की काउच पर बैठकर दोनों का ही इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि लानवांगजी और बेबी आ रहे हैं तो वो काउच से उठ गया और लानवांगजी की ओर बढ़ गया। वो लानवांगजी के सामने आया और अपने हाथों को आगे कर दिया। वो बेबी खिलखिलाते हुए वुशियान की गोद में आ गया। वुशियान ये देखकर स्माइल करता है और लानवांगजी इन दोनों को देख रहा था। वुशियान कहता है, प्रोफेसर, चलिए, ब्रेकफास्ट रेडी है। लानवांगजी हाँ में सर हिलाता है और वुशियान और लानवांगजी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वुशियान ने युवान को अपनी गोद में लिए हुए था। वुशियान एकदम से पूछता है, प्रोफेसर, बेबी का नाम क्या है? लानवांगजी कहता है, उसका नाम युवान है। वुशियान कहता है, युवान, बहुत ही अच्छा नाम है। दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। वुशियान ने लानवांगजी से कुछ नहीं पूछा कि वो जिन्स से भाग क्यों रहा था और ये बच्चा किसका है। ब्रेकफास्ट के बाद वुशियान जब बेबी को लेके काउच पर बैठा था और लानवांगजी भी वहीं था, तभी वहाँ कोई आता है। वुशियान सर ऊपर करके देखता है तो वुशियान देखता है बैंकिंग और वेंडिंग थे। वो उन्हें देखता है और पूछता है, तुम दोनों यहाँ पर? वेंडिंग कहता है, वो हम लोग सेमिनार के लिए निकल रहे थे, तो मैंने सोचा हम एक बार और आपसे पूछ लेते हैं कि शायद आप अब चले हमारे साथ। वेनिन और वेनकिंग ने लानवांगजी और युवान को देखा जो वुशियान के पास बैठे हैं और वुशियान की गोद में वो बच्चा खेल रहा है। वुशियान कहता है, वेनिंग, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊँगा। वेनिंग कहता है, सीनियर, वे आपके घर गेस्ट हैं। वुशियान हाँ में सिर हिलाता है। वेनिंग कहता है, लेकिन पहले तो हमने इन्हें कभी नहीं देखा। वुशियान कहता है, वेनिंग, मुझे लगता है वेनकिंग को लेट हो रहा है, अब तुम्हें जाना चाहिए। वेनिंग हाँ में सर हिलाता है और वेनकिंग के साथ वहाँ से जाने लगता है। वो यहाँ पर वुशियान को अपनी बहन के साथ भेजने आया था, लेकिन तभी शुयांग वुशियान के पास आता है और कहता है, बॉस, लांस और जिन्स आपसे मिलने आए हैं। वुशियान ये सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आना तो जिन्स को चाहिए था, फिर लांस यहाँ पर क्यों आए हैं। वुशियान कहता है, सभी को आने दो। और लानवांगजी, वो बस शॉक हो जाता है। क्या वो अब जिन्स से बच पाएगा? वेनकिंग और वेनिंग भी ये सुनकर वहीं रुक जाते हैं कि आखिर जिन्स और लांस यहाँ पर क्यों आए हैं। लानवांगजी बहुत ही घबरा जाता है। उसके हैंड्स शेक करने लगते हैं। वुशियान ने उसे देखा, तभी शुयांग जिन्स और लांस को मैंशन के अंदर लाता है। जिनगुआनशान, उसका बेटा जिनजिशुन, मेंग्याओ, लामशिचन, लानकरन सभी अंदर आते हैं। लानवांगजी उन्हें देखकर डर जाता है। वो जाकर वुशियान के पास खड़ा हो जाता है। वुशियान के हाथ में युवान है जो अपनी ही मस्ती में मगन है और बार बार वुशियान को देखे जा रहा है। वुशियान सभी को देखता है और कहता है, मिस्टर लान, मिस्टर जिन, आप लोग यहाँ? जिनगुआनशान कहता है, मिस्टर वे, वो हमारी फैमिली, मतलब
मेरे होने वाले ओमेगा को ले जाने के लिए आए हैं। वुशियान की आंखें ये सुनकर छोटी छोटी हो जाती है। वो कहता है, किसका ओमेगा? मिंग्याओ बात को संभालते हुए कहता है, वही अपनी मैनिपुलेटिंग बातें शुरू कर देता है। वो कहता है, मिस्टर वे, हम हमारे घर के ओमेगा लान जी को वापस ले जाने आए हैं। वुशियान ये सुनकर शॉक होता है कि लान, क्या क्या प्रोफेसर वांग जी एक लान है? फिर फिर ये बात किसी को पता क्यों नहीं कि लान वांग जी भी लान फैमिली का हिस्सा है? वो कहता है, लान वांग जी? मिंग्याओ कहता है, हाँ, वो मेरे हस्बैंड लान सिचन, लान कॉरपोरेशन के CEO लान सिचन के ओमेगा ब्रदर है। वुशियान लान वांग जी की ओर देखता है, जिसका सर नीचे झुका हुआ है। वुशियान कहता है, अगर लान फैमिली का ओमेगा तो उन्हें इस तरह सड़कों पर जिन्स के गार्ड से भागने की क्या जरूरत पड़ गई? जिन्स का लान वांग जी से क्या लेना देना है? मिंग्याओ कहता है, वो क्या है ना, हम लान वांग जी को 2 सालों से ढूंढ रहे हैं। 2 साल पहले हमें पता चला कि ये ओमेगा बिना शादी के प्रेग्नेंट है। एक तो इसकी शादी होती नहीं है, ऊपर से यह किसी से प्रेग्नेंट होकर आ गया है। तो मेरे फादर इससे शादी के लिए मान गए। शादी के बाद वो इस बच्चे को अपना नाम देंगे। मेरे हस्बैंड भी इसके लिए मान गए, लेकिन शादी के कुछ दिन पहले लान वांग जी घर से भाग गया। तब से हम इसे ढूंढ रहे हैं और ये अब जाकर हमें मिला, लेकिन ये फिर हमसे भाग रहा है और आपने इसे देख लिया। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से लान वांग जी हमें मिल गया। अब हम उसे अपने घर ले जाएंगे। वुशियान एक स्मित करता है और कहता है, मिस्टर जिन, हमने बहुत सुना है आपकी ओमेगास के शौक के बारे में। आज देख भी लिया। कोई अकेला ओमेगा देखा नहीं कि चांस को लेने से पीछे नहीं हटते आप। जिनकॉनशान और मिंग्याओ को इससे बहुत गुस्सा आया। वुशियान ने उन्हें सीधे सीधे ह्यूमिलेट कर दिया। वुशियान कहता है, वैसे मैं आपकी बातों को क्यों मानूं? हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो। प्रोफेसर को कोई पसंद हो और आप लोग उन्हें उसके पास न जाने दे रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है। इस पर लान वांग जी वुशियान की ओर देखता है और बाकी सब लोग एक ही शब्द को दोहराते हैं, प्रोफेसर। वुशियान कहता है, हाँ, कॉलेज में ये मेरे प्रोफेसर थे। मिंग्याओ को जब पता लगता है कि बात हाथ से निकल रही है, वो लान सिचन को इशारा करता है। लान सिचन कहते हैं, मिस्टर वे, मुझे नहीं लगता कि आपको हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करना चाहिए। वुशियान एक स्मोकिंग स्माइल करते हुए कहता है, फैमिली मैटर्स? लेकिन कैसी फैमिली? मैंने तो कभी भी लान वांग जी का नाम नहीं सुना, जो कि लान फैमिली से है। इस बात को मैं प्रूव भी कर दूंगा। आपकी कंपनी के बारे में जानता हूँ मैं। सारे शेयर और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी पर भी सिर्फ आपके ओमेगा, आप और आपके अंकल का नाम है। लान वांग जी का नाम तो कहीं भी मेंशन नहीं है। मतलब वो सिर्फ आपके नाम का ओमेगा भाई है। और जब कोई आपके घर और प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं, तो वो आपके घर लान फैमिली का ओमेगा कैसे हुआ? इस पर लान करन कहते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे 35% शेयर वांग जी के नाम है। सिचन, तुम्हें पता है ना? सिचन अपना फेस नीचे कर लेता है। वुशियान एक स्माइल करता है और कहता है, मिस्टर सिचन, आप तो अपने ओमेगा के प्यार में इतना ज़्यादा अंधा हो गए कि उसके लिए अपने भाई के शेयर्स को अपने ओमेगा को दे दिए। वाह, पहली बार ऐसा कोई भाई देखा है। वैसे आपको क्या ही कहें? आपके आसपास क्या हो रहा है, ये आपको कभी नज़र आता ही तो नहीं है। आई अप्रिशिएट योर वर्क। आप प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपसे पहले आपका प्रोजेक्ट जिन्स द्वारा हमारी कंपनी में पहुंच जाता है। जिन्स उसे अपना प्रोजेक्ट बताकर एक्सप्लेन करते हैं, और मैं कोई ऐसे ही आपकी तरह ब्लाइंड बिजनेसमैन तो नहीं हूँ। तभी नंबर 1 में आता हूँ मैं। उनके प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के तरीके से ही मैं समझ गया था कि ये प्रोजेक्ट उनका तो नहीं है। और जब आप उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने आते थे, तो यह पता चलता था कि आप इस प्रोजेक्ट को बहुत ही बारीकी से जानते हैं। और मैं कोई वैन रूहान तो नहीं हूँ जो सिर्फ कंपनी की पोजीशन को देखकर प्रोजेक्ट दिया करता है। मैं बस सही इंसान को प्रोजेक्ट दिया करता था। और मैं लांस को प्रोजेक्ट दिया करता था, ना कि जिन्स को। मुझे लगता था आप अपने पीठ पीछे हो रहे अपने ओमेगा और फादर इन लॉ के धोखे से बिल्कुल अनजान है। लान सिचन ये सुनकर पूरी तरह शॉक थे। हाँ, ये बात सही है। जब वैन रोहन था तो उसका एक भी प्रोजेक्ट पास नहीं हो पाता था। तो क्या सच में ये सब इनका किया हुआ है?
और जब से विभूषण बिजनेस में आया है तब से लान कंपनी सेकंड नंबर पर आ गई है। और वोशन की बातें सुनकर महंगियाओं के पसीने छूट रहे थे। लान सचिन महंगियाओं की ओर देखते हैं और कहते हैं, तुमने और तुम्हारे बाप ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। महंगियाओ कहता है, सचिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। लान सचिन एक जोर का स्लैप महंगियाओ के गालों पर मारते हैं। महंगियाओ शॉकिंगली लान सचिन की ओर देखता है। लान सचिन कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने अपने घर पर सांप पाल रखे हैं। बहुत जल्द ही तुम्हारे पास डाइवोर्स पेपर आ जाएंगे। यह सुनकर महंगियाओ के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने नहीं सोचा था कि उसके कारनामों का सच इस तरह सबके सामने आएगा। वो कहता है, सचिन ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगा। लान सचिन कहते हैं, अपने बाप के पास। लान सचिन अब वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, वांगजी मेरे साथ घर चलो, मुझे मेरी सारी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। लान वांगजी कुछ नहीं कहता, उसका सर अभी भी नीचे है। वुशियान शुयांग की ओर इशारा करता है। शुयांग वुशियान के पास आता है। वुशियान बेबी को शुयांग को देता है। वुशियान अब लान वांगजी के पास आता है और अपने कपते हुए हाथों से लान वांगजी का हाथ पकड़ता है। लान वांगजी वुशियान की ओर देखता है। वुशियान कहना शुरू करता है, मुझे नहीं पता आपका पास्ट क्या था, ना ही मैं आपसे बेबी के बारे में सवाल करूँगा। मैं बस हमारे बारे में बात करूँगा। आपको पता है ना, मैंने आपसे एक बात कहा था कि आप हर सक्सेस में मेरे साथ रहोगे, तो आपने कहा था कि आप ना होकर भी मेरे साथ रहोगे। आप इन 2 सालों में हमेशा मेरे जहन में रहे, 1 मिनट के लिए भी आप मेरे ख्यालों से दूर नहीं गए। आप जब एकदम से कॉलेज छोड़कर चले गए तो मैंने आपको बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन आप मुझे नहीं मिले, क्योंकि मुझे आपकी फैमिली के बारे में भी कुछ नहीं पता था, इसलिए आपको ढूंढ नहीं पाया। लेकिन किस्मत ने मुझे आपसे एक बार फिर मिलाया है। इस बार मैं कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। आपसे प्यार करने लगा हूँ। इन 2 सालों में मुझे इसका एहसास हो गया है। मैं बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना दीजिए। मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में चाहूँ। मुझे नहीं पता युवान किसका बेटा है, लेकिन मैं उसे अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। प्लीज़ युवान और आप मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाइए। लान वांगजी बस एकटक वुशियान को देख रहा है। ज़िंदगी उसे वापस उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुकी है जिससे वो इन 2 सालों से भाग रहा था। और किस्मत देखो, वुशियान अपने खुद के बेटे युवान को अपनाना चाहता है। लान वांगजी कहता है, क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से पहले तुम ये नहीं जानना चाहते कि युवान का फादर कौन है? मेरी मम्मी की आवाज़ सुना आप लोगों ने, कितनी तेज़ है। मुझे खाने के लिए चिल्ला रही है नीचे से और यहाँ तक आवाज़ आ रही है। उसके लिए सॉरी। चलो तो फिर आगे शुरू करते हैं। वुशियान कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका बेटा है, मैं इतना ही जानता हूँ बस। लान वांगजी कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये जानो कि युवान का फादर कौन है। तभी लान सचिन कहते हैं, वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हमारे साथ लान मैंशन चलोगे? लान वांगजी कहता है, मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन लान मैंशन से मेरा रिश्ता 12 साल पहले ही टूट चुका था। जब आपके अपने ओमेगा के कहने पर मेरी आइडेंटिटी दुनिया से छिपाने को मान गए थे, और अब वैसे ही लान मैंशन में मेरा कोई हक नहीं है, और भाई वाला प्यार तो आपने मुझे कभी दिया ही नहीं, तो मेरे लान मैंशन जाने का कोई भी सेंस नहीं बनता। मैं सिर्फ अपने अंकल को जानता हूँ और कुछ नहीं। वैसे भी आपके ओमेगा ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। यही वो पर्सन है जो मेरे लिए आए रिश्तों को घर तक नहीं पहुंचने देता था और मुझे इस बात का ताना दिया करता था कि मैं अनलकी हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है। आप लोगों ने बहुत कंट्रोल कर लिया मेरी ज़िंदगी को। अब और नहीं। अब मैं अपनी ज़िंदगी को अपने चुने हुए पर्सन के साथ जीना चाहता हूँ, अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ, और हमें हमारी ज़िंदगी में कोई और नहीं चाहिए। वुशियान जब ये सुनता है तो एक स्माइल करता है। लान वांगजी वुशियान को देखता है और कहता है, वुशियान अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगे? वुशियान कहता है, हाँ प्रोफेसर, मुझे आपकी सारी बातों पर यकीन है, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है। लान वांगजी वुशियान का हैंड टाइटली होल्ड करता है और कहता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। युवान तुम्हारा और मेरा बेटा है।
हुसैन जब ये सुनता है तो पहले तो वो समझ नहीं पाता। वो उन शब्दों को अपने मन में दोहराता है, युवान हमारा बेटा है। हुसैन जब ये समझता है तो वो शॉकिंगली लानवांगजी की ओर देखता है, और बाकी सब लोग भी यह सुनकर शॉक थे। क्या 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 लानवांगजी और हुसैन का बेटा? लेकिन लेकिन ये कैसे हुआ? हुसैन अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहता है, प्रोफेसर आप क्या कह रहे हैं? लानवांगजी वनकिंग की ओर देखता है और कहता है, मिस वैन आप डॉक्टर है ना, तो क्या आप डीएनए टेस्ट कर सकती हैं? वनकिंग हाँ में सिर हिलाती है। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हुसैन के हाथ में डीएनए रिपोर्ट है, रिपोर्ट जो कि पॉजिटिव है। हुसैन बस उसे ही देखे जा रहा है। वो लानवांगजी को देखता है और कहता है, ये कब? लानवांगजी कहता है, उसी दिन जब जब तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक थे। हुसैन को याद आता है। हाँ, हुसैन कहता है, लेकिन उसके दूसरे दिन जब मैंने आपसे पूछा तब आपने मुझे ये बात बताया क्यों नहीं? लानवांगजी कहता है, उस वक्त तुम बहुत छोटे थे सब कुछ संभालने के लिए। हुसैन कहता है, लेकिन उसके बाद क्या? आप आगे मुझे बता सकते थे। अगर मैं आपसे नहीं मिलता तो क्या मैं कभी नहीं जान पाता? लानवांगजी कुछ नहीं कहता। हुसैन अब युआन को देखता है। वो उसके पास जाता है और उसे अपनी गोद में ले लेता है। ये तो उसी का बेटा है, इतना प्यारा बेटा उसका है। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए थे। वो युआन को हक कर लेता है। लानवांगजी अपनी भीगी आंखों से इन्हें देख रहा था। हुसैन अब सबकी ओर देखता है और जिनकॉनशान को देखकर कहता है, मिस्टर जिन, अब तक आपने जितना मनमानी करना था कर लिया। अब आगे मेरे ओमेगा की तरफ आपकी नज़रें पड़ी तो आप तो वेंस की हालत से अनजान तो नहीं होंगे कि उनके साथ क्या हुआ था, और उनके बेटों के साथ आपको अच्छे से पता होगा। जिनकॉनशान शॉक में बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है। हुसैन एक स्माइल करता है और कहता है, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। जिनकॉनशान सबसे पहले वहाँ से अपने बेटे के साथ भाग जाता है। उसे वैन रोहन का हाल पता है। वो अपनी हालत वैसी नहीं करना चाहता। उसका ओमेगा को पाने का भूत एक पल में ही उतर गया। और यहाँ मैंग्याओ सिचेन की ओर देख रहा था, लेकिन सिचेन उसकी ओर नहीं देख रहा था। और अपने अंकल के साथ वो वहाँ से चला जाता है। लानवांगजी को एक अस्योरिंग स्माइल के साथ देखकर वहाँ से चले जाते हैं। मैंग्याओ भी भारी कदमों से वहाँ से निकल जाता है। वो अब कहीं का नहीं रहा। लान फैमिली से और जिन फैमिली तो वैसे भी उसे अपना नहीं मानती थी। वनकिंग गुशियान और लानवांगजी को साथ देकर भारी मन के साथ वहाँ से अपने भाई को लेकर निकल जाती है। लानवांगजी गुशियान की ओर देखता है और गुशियान लानवांगजी की ओर। दोनों ही करीब आकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं, और उनका बेबी उन दोनों के बीच में दबा हुआ अपना हाथ पैर चला रहा था। उसे इससे बहुत मज़ा आ रहा था। दोनों ये देखकर स्माइल करते हैं। श्रेयांग अपने बॉस के लिए बहुत खुश है। अब हम यहाँ से देखते हैं एक वेडिंग हॉल का सीन, जहाँ पर सभी नेशनल और इंटरनेशनल जाने माने बिजनेसमैन आए हुए हैं, क्योंकि आज चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन और बिलियनर की शादी विभूषण की वेडिंग है। सामने स्टेज पर वुशियान वाइट टक्सेडो में खड़ा है। उसकी गोद में हमारा युआन है, वो भी वाइट सूट में है, अपने बाबा और मम्मा के मैचिंग क्लॉथ्स में है। और उसकी मम्मा जो सामने से आ रही है उनके लिए क्लैपिंग कर रहा है और जोर जोर से आवाज़ कर रहा है। वुशियान अपने बच्चे की एक्साइटमेंट देख रहा है। उसे अपने युआन पर बहुत प्यार आता है। उसे नहीं पता था कि 21 साल की उम्र में वो डैड बन जाएगा। दोनों लानवांगजी और वुशियान एक दूसरे के सामने आते हैं। युआन श्रेयांग के पास है, जो अपने मम्मा बाबा को देखकर अपने हाथों को आगे कर रहा है कि उनके पास आना है उसे। श्रेयांग इस बच्चे की हरकतों को देख रहा है और उसे ये बच्चा बहुत ही क्यूट लगता है। प्रीस्ट किस करके वेडिंग कंप्लीट करने को कहते हैं। दोनों ही करीब आते हैं। उशन के लिए होश में ये उसका पहला किस है। वो लानवांगजी को कमर से पकड़ता है और अपने करीब करके एक पैशनेट किस शेयर करता है। युआन सभी को देखकर वो भी क्लैपिंग करने लगता है। उनकी शादी ऐसे ही कंप्लीट हो जाती है। वो लोग अपने घर को निकल जाते हैं। वुशियान और लानजान कार में है। वुशियान की गोद में युआन है जो सो चुका है, और लानवांगजी का हेड वुशियान के शोल्डर पर रखा हुआ है। वुशियान अपने इस छोटी सी फैमिली को देख रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी ऐसी लाइफ भी जी पाएगा।
दोनों ही मेंशन पहुंच जाते हैं। वुशियान युआन को गोद में लेकर लानवांगजी के साथ अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। वुशियान बेबी को उसके कैरेज में लिटा देता है और उसे अच्छे से कवर कर देता है। फिर वो लानवांगजी को देखता है जो चुपचाप खड़ा हुआ है। वुशियान कहता है, प्रोफेसर आप जाकर फ्रेश हो जाइए। लानवांगजी वुशियान की ओर देखता है और कहता है, तुम मुझे लाजान बुला सकते हो। वुशियान कहता है, लेकिन आप। लानवांगजी कहता है, मुझे ये अच्छा लगेगा। वुशियान कहता है, तो आप भी मुझे वीइंग कह सकते हो। लानवांगजी कहता है, वीइंग। दोनों ही स्माइल करते हैं। फिर लांजान बात लेने चला जाता है और वुशियान भी दूसरे रूम में बात लेने चला जाता है। दोनों ही बात लेने के बाद आकर बेड पर अपनी अपनी साइड पर लेट जाते हैं। दोनों ही नर्वस है। लाइट थोड़ी डिम है। वुशियान लांजान की ओर देखता है जो वुशियान की ओर बैक करके लेटा हुआ है। वुशियान थोड़ा लांजान की ओर आगे बढ़ता है। लानवांगजी अपने आंखें टाइटली बंद कर लेता है। वुशियान धीरे धीरे अपने हाथों को लानवांगजी की वेस्ट पर रखकर उसकी बैली तक लाने लगता है। लानवांगजी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वुशियान उसके और भी ज़्यादा करीब आने लगता है। वुशियान अपना फेस लांजान की नेक के पास रख लेता है और उसकी फ्रेग्रेंस को इनहेल करने लगता है। लानवांगजी धीरे से पलटकर अपने आप को वुशियान के सामने कर लेता है। दोनों का फेस बहुत करीब था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वुशियान उसके लिप्स के पास झुककर कहता है, आई लव यू लांजान। लानवांगजी भी कहता है, आई लव यू विंग। वुशियान उसके फेस को टच करते हुए कहता है, क्या हम। लानवांगजी हाँ में अपना सर हिलाता है। वुशियान लांजान के लिप्स पर किस करने लगता है और उसके ऊपर लेट जाता है। दोनों ही हार्डली एक दूसरे को किस कर रहे थे, जैसे वो उसके लिए बहुत सालों से तड़प रहे थे। वुशियान लांजान से दूर हटता है और बेड से उठकर लांजान को अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर साइड वाले रूम की तरफ बढ़ जाता है। वो रूम ज़्यादा दूर नहीं था जिससे युआन अगर उठे तो उन्हें पता चल जाए। वुशियान लांजान को दूसरे रूम में लाकर तुरंत बेड पर धीरे से गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसकी नेक पर अटैक कर देता है। वो उसकी नेक को हार्डली सक कर रहा था और अपने हाथों से लांजान के क्लोथ्स को रिमूव करने लगा था। लांजान के बाद वो अपने खुद के क्लॉथ्स को भी रिमूव कर देता है। अब दोनों ही नेकेड एक दूसरे की बाहों में थे। वुशियान उसकी नेक से किस करते हुए धीरे धीरे उसके चेस्ट तक आने लगता है। जब वो उसके चेस्ट पर लिप्स को रखता है तो वो एक बार लांजान की ओर देखता है। लांजान भी वुशियान को देखता है कि वो रुक क्यों गया। वुशियान कहता है, कल शायद युआन को खाना ना मिले। लानवांगजी को पहले समझ नहीं आता, लेकिन जब वो वुशियान की बातों को समझने की कोशिश करता है तो उसे समझ आता है कि वुशियान क्या कहना चाह रहा है। वो कहता है, विंग। वुशियान एक स्माइल करता है और लानवांगजी को देखते हुए ही अपने लिप्स को उसके चेस्ट पर रख देता है। थोड़ी देर बाद एक इंटेंस प्लेजर के साथ लानवांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि वुशियान उसे शक कर रहा है। लांजान उसके सर पर अपने हाथ रख लेता है। वुशियान अपने हाथ को नीचे की ओर ले जाने लगता है और अपनी एक फिंगर से लांजान को प्रिपेयर करने लगता है। लांजान दो प्लेजर को हैंडल नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद वुशियान उसके चेस्ट से अलग होता है और नीचे झुककर उसके लिप्स पर किस करने लगता है और किस करने के साथ ही वो अपने आप को लांजान के अंदर एंटर करता है। लानवांगजी जिसके बीच में ही मौन करता है। वुशियान फिर अपने आप को मूव करने लगता है और दोनों ही इसे एंजॉय करने लगते हैं। दोनों ही पूरी तरह से सेटिस्फाई होने के बाद वुशियान लांजान को अपनी टी शर्ट पहनाता है और खुद अपने लोअर पैंट को पहनकर लांजान को गोद में लेकर अपने रूम में वापस आ जाता है। वुशियान लांजान को बेड पर लेटाता है और जाकर अपने बेबी को चेक करता है जो कि पीसफुली सो रहा है। वो उसके फॉरहेड पर किस करता है और जाकर लांजान के पास लेट जाता है जो कि सो चुका है। वो उसके भी फॉरहेड पर किस करता है और थोड़ी देर बाद वो भी सो जाता है। दूसरे दिन एज यूजुअल वुशियान की नींद अपने बच्चे की चीख से खुलती है जो चिल्ला कर ये बताना चाह रहा है कि मैं उठ गया हूँ। वुशियान उसके पास जाता है और उसे अपनी गोद में लेता है और युआन बिल्कुल शांत हो जाता है। वुशियान ये देखकर स्माइल करता है और कहता है, अच्छा बेटा, डैड को देख लिया तो शांत हो गया, नहीं तो अभी गला फाड़ के चिल्ला रहे थे। क्यों?
क्योंकि मेरे बच्चे को अटेंशन नहीं दे रहा था कोई, है ना। युवान एक गिगल करता है, ओशन एक स्माइल करता है और उसके चीक्स पर किस करते हुए कहता है, मेरा प्यारा बच्चा। और लान वांगजी जो कि जाग गया था, इन दोनों को देख रहा था और एक स्माइल कर रहा था। अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लान वांगजी अपने बेड पर पीसफुली सोया हुआ है। उसका एक हाथ सिक्योरली उसकी बैली पर है। तभी एक भयानक के शोर से लान वांगजी की नींद खुलती है। वो तुरंत अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है और अपने सीने पर हाथ रख लेता है कि क्या हुआ है। वो जल्दी से बेड से उतरता है और धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जब वो नीचे आकर किचन की हालत देखता है तो अपना सर पकड़ लेता है, लेकिन अब वो 2 पर्सन को देखता है तो शॉक हो जाता है। उसका 3 साल का बेटा जिसने शेफ वाली कैप लगाई है और एप्रॉन पहना हुआ है और पूरी तरह से वाइट आटे से कवर है, और उसका हस्बैंड वुशियान बिल्कुल उसका बड़ा वर्जन लग रहा है। लान वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने बच्चे और हस्बैंड की इन क्यूट शक्ल पर हंसे या फिर अपने किचन के सत्यानाश होने पर उसका शोक मनाए। वो धीरे से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और दोनों को देखकर कहता है, तुम दोनों सुबह सुबह मेरे किचन में क्या कर रहे थे। तो युआन अपनी गोश्त जैसी शक्ल जो उसकी हो चुकी है उसके साथ क्यूटली कहता है, मम्मा डैडी और मैं हमारी छोटी प्रिंसेस जो आने वाली है ना, उसके लिए एक केक बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो आएगी तो हमें उसका वेलकम करना होगा ना, है ना डैडी। वीइंग भी अपनी उसी मिजरेबल कंडीशन से कहता है, हाँ नाज़न, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है किचन का। तो मुझे सीखना होगा, तभी तो मैं अपनी बेबी गर्ल को अच्छा खाना खिला पाऊंगा। लान वांगजी बस उनकी और ऐसे देख रहा था जैसे कि ये लोग रोज ऐसा करते हैं। पर पहली बात ये कि इन लोगों को कैसे पता कि जो आएगी वो बेबी गर्ल ही होगी। फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता। इनका सिर्फ प्यार करने के अलावा वो अपनी बाहों को फैला देता है और दोनों आकर उसके सीने से लग जाते हैं। और कुछ महीने बाद वही होता है जैसे वुशियान और युआन ने सोचा था। उनके घर एक बेबी गर्ल ही आती है और युआन तो इससे बहुत खुश हो जाता है। लान वांगजी ने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया था। उसे देखकर वुशियान की आंखों से आंसू बेतहाशा बह गए। और लान वांगजी इसकी वजह जानता है। उसके पास उसकी बेटी आई है जो उसे उसकी बहन की याद दिला रही है। लान वांगजी बस उसे हक कर लेता है। वो उसके दर्द को कम नहीं कर सकता जो जिंदगी भर उसकी लाइफ में रहेगा, उसकी बहन को ना बचा पाने का। तो इसी थोड़े से सैड पार्ट के साथ और हैप्पी पार्ट के साथ ही इस वन शॉट एफएफ की एंडिंग होती है। ओके, मुझे बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, फिर नए एफएफ में मिलेंगे, हिस्टोरिकल एफएफ में। ओके, बाय बाय।